नमस्कार सभी साथियों का बिलवाड़ा एकेडमी चैनल पर आप सभी बीएसटीसी वाले साथियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। अपने जो बच्चे और बचपन की जो सीरीज चल रही थी उसमें आज अपन चौथी यूनिट की अपन चर्चा करने वाले हैं। बात करते हैं चौथी यूनिट की। फोर्थ यूनिट की अपन चर्चा करने से पहले बात करूं, यदि नोट्स चाहिए, इनके पीडीएफ आपको चाहिए तो 9549077002 व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर दीजिए, आपको ये पीडीएफ फाइल वहां पे आपको मिल जाएगी और चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। बात करते हैं यूनिट नंबर 4, शारीरिक विकास। शारीरिक विकास की अपन बात करें और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की चर्चा करता हूं। संतुलित आहार क्या है? छोटे छोटे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। इस फोर्थ यूनिट, आपकी तीसरी जो यूनिट है और चौथी जो यूनिट है, इन यूनिट में से आपके जो निबंधात्मक प्रश्न है वो क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा आपके वो आने वाले हैं। ये आप ध्यान रख लेगा, निबंधात्मक प्रश्न आपके तीसरी और चौथी यूनिट से आने वाले। तो छोटे क्वेश्चन के साथ साथ बड़े क्वेश्चन का यहाँ पर आप ध्यान रखिए। और बड़े क्वेश्चन की मैं बात करूं तो इनके आप छोटे छोटे पॉइंट बना के उन पॉइंटों को याद कर लीजिए और उन पॉइंट के अंदर 2-2, 3-3 लाइनें याद कर लीजिए और फिर वहां जाके उसको लिखकर अपने विचार भी साथ साथ में लिखे। जब आप 5 से 6 लाख के फॉर्म में पास होकर यहाँ 20-25 हज़ार के अंदर आ सकते हैं तो डरने की कोई बात नहीं, आराम से क्वेश्चन आंसर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की और संतुलित आहार की। संतुलित आहार वह आहार है जिसमें शरीर के लिए अपेक्षित सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में उपलब्ध होते हैं। एक संतुलित आहार क्या होता है? जिसमें जो भी आपके शरीर के लिए जो अपेक्षित यानी जो आवश्यक में जो पोषक तत्व है सभी वो उचित मात्रा में आपको क्या करने चाहिए? प्राप्त हो जाने चाहिए, उचित मात्रा में उपलब्ध होते हैं। वही आपका क्या कहलाएगा? संतुलित आहार होता है। जो आपका प्रतिदिन का जो भोजन होता है उसमें जो कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, ये सारी मात्राएं यदि सही मात्रा में होगी तो जो आपका आहार बनने वाला वो आपका संतुलित आहार कहलाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, पोषक तत्वों के कौन कौन से वर्ग होते हैं? वर्ग पूछ रहे हैं, पोषक तत्वों के कौन कौन से वर्ग होते हैं। तो वर्ग की अपन बात करें तो पोषक तत्वों के 5 वर्ग होते हैं। कितने वर्ग होते हैं? 5 वर्ग। कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण, यानी कि 5 कौन कौन से? तो पहली बात करते हैं अपन कार्बोहाइड्रेट की, दूसरा बात करें अपन प्रोटीन, तीसरा वसा और चौथा विटामिन और 5वां खनिज लवण या खनिज तत्व। ठीक है, इन 5 से मिलकर आपके पोषक तत्व बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की मैं बात करूं तो असंतुलित आहार के मुख्य कारण बताइए। असंतुलित जो आहार है उसके मुख्य कारण क्या है वो आपको यहां पर इसकी चर्चा करनी है। तो चलते हैं, बात करते हैं संतुलित आहार के मुख्य कारण कौन कौन से हैं। तो सबसे बड़ा कारण है गरीबी। गरीबी, अज्ञानता, खाद्य पदार्थों की सीमित उपलब्धि, भोजन संबंधी अनुपयुक्त आदतें। यानी कि सबसे बड़ी बात करें तो गरीबी, यानी कि जो व्यक्ति खाना चाहता है लेकिन उचित भोजन प्राप्त करना चाहता है लेकिन गरीबी के कारण वो आवश्यक तत्व उसके पास उपलब्ध नहीं हो पाते। बात करें अज्ञानता की, यानी कि किस चीज को खाना है, किस चीज को छोड़ना है, ये यदि आपको नॉलेज नहीं है तो इस मामले में आप क्या हो? अज्ञानता के शिकार हो। बात करें अगला तो खाद्य पदार्थों की सीमित उपलब्धि। कोई भी चीज है उसकी सीमित उपलब्धता के कारण अभी वो यदि आपके पास उपलब्ध नहीं हो पा रही है तो ये भी असंतुलित आहार का कारण रहने वाला है। भोजन संबंधी अनुपयुक्त आदतें, यानी कि जो फास्ट फूड वगैरह की जो आदतें पड़ी रहती है ये भी क्या है? एक अनुपयुक्त है जिसके कारण आप असंतुलित आहार के शिकार हो सकते हो। जो चीजें आपके काम की नहीं है, जैसे बात करें जो फास्ट फूड आता है तो वो आपका क्या रहने वाला है? आप उसके शिकार होने वाले हो। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4, डाउन सिंड्रोम के बारे में आप क्या जानते हैं? किसके बारे में पूछा है? डाउन सिंड्रोम के बारे में पूछा है। डाउन सिंड्रोम के बारे में आप क्या जानते हो? और डीएलएड 2017 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। यह रोग जन्मजात आनुवांशिक अनियमितता के कारण होता है। ये जो रोग है कैसा है? जन्मजात है और आनुवांशिक अनियमितता के कारण ये रोग होता है। ठीक है, बात करते हैं इसमें 46 गुणसूत्रों के स्थान पर 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। यानी कि जब एक बच्चे में 46 गुणसूत्र की आवश्यकता होती है उसकी जगह कितने हो जाते हैं? 47 एक बढ़ जाता है तो वो डाउन सिंड्रोम का शिकार हो जाता है। और ये रोग कैसा होता है? तो जन्मजात ये रोग होता है। इसमें मस्तिष्क अल्प विकसित होता है, जो दिमाग होता है वो बच्चे का अल्प विकसित होता है, पूरी तरीके से विकास नहीं हो पाता है क्योंकि इनके तंत्रिका तंत्र का विकास दोषपूर्ण होता है। जब यदि अल्प विकसित है तो उसका जो तंत्रिका तंत्र है उसका विकास कैसा होगा? दोषपूर्ण होने वाला है। इनके क्या क्या नियम है वो अपन बात करते हैं। तो गर्दन की लंबाई कम रहती है तथा ये मोटी होती है। गर्दन की लंबाई कैसी होगी?
कम होगी और मोटी होगी। ऐसे बच्चे किसका शिकार है? तो डाउन सिंड्रोम का शिकार है। डाउन सिंड्रोम जन्मजात आनुवांशिक अनियमितता, ये चीजें अपन को देखी जाएगी। और गुणसूत्र की बात करें तो 46 की जगह कितना होता है? 47, यानी कि एक इसकी अधिकता रहती है। बात करें तो इनकी जीवा यानी कि जीभ जो मोटी, मुंह खुला तथा दोनों आंखों के मध्य अधिक स्थान होता है। दोनों आंखों के मध्य अधिक स्थान, जीवा मोटी और मुंह खुला रहता है इनका। और इनकी बुद्धि की बात करें तो ये मंद बुद्धि के होते हैं। पूरा डाउन सिंड्रोम यहाँ पे अपन कंप्लीट कर चुके। रोग की बात करो तो जन्मजात आनुवांशिक अनियमितता के कारण ये होता है। 46 की जगह 47 गुणसूत्र इसमें विद्यमान हो जाते हैं। और इनका तंत्रिका का विकास कैसा होता है? दोषपूर्ण होता है। और इनके जो लक्षण है, इस लक्षण की यदि अपन से बात करें तो इसमें लक्षण आपको 3 लक्षण मैंने बताए यहाँ पर। पहला कि गर्दन की लंबाई कम होती है और मोटी होती है। दोनों आंखों के मध्य जो डिफरेंस, जो अंतर होता है वो क्या होता है? थोड़ा ज्यादा होता है। मुंह खुला हुआ रहता है, जीभ मोटी होती है और इनकी बुद्धि मंद होती है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है? तो हीमोफीलिया जो रोग है वो किस प्रकार का रोग है? यह रोग पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। जो हीमोफीलिया जो रोग है वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। इस रोग में शरीर पर घाव होने पर थक्का बनने में सामान्य से अधिक समय लगता है। यदि ये रोग किसी को हो गया है तो इसमें जो खून का थक्का बनता है, यदि एक जगह से खून चालू हो गया तो उसको रोकने के लिए जो थक्का बनता है वो इसमें क्या करता है? अधिक समय लगता है। जिसके कारण क्या होता है? किसी भी चोट के कारण उससे, उसके शरीर से अधिक रक्त बाहर बह जाता है। अतः मामूली घाव हो जाने पर भी रुधिर लगातार बहता रहता है। यह रोग केवल पुरुषों में होता है। ध्यान रखना, केवल ये रोग किसमें होता है? पुरुषों में होता है। स्त्रियां केवल रोग वाहक होती है। इस रोग केवल किसमें होता है? पुरुषों में होता है। स्त्रियां केवल क्या होती है? रोग वाहक, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में रोग वाहक का माध्यम कौन रहती है? स्त्रियां इसमें रोग वाहक रहती है। और रोग केवल किसमें होता है? पुरुषों में ये रोग होता है। और ये पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता रहता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हशियाकार कोशिका रक्तहीनता रोग को परिभाषित कीजिए। 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है। हशियाकार कोशिका रक्तहीनता रोग को परिभाषित कीजिए। इसी क्वेश्चन को अलग तरीके से किस तरीके से पूछा जा सकता है? हशियाकार कोशिका रक्तहीन स्किल सेल, रक्तहीनता को क्या कहते हैं? स्किल सेल एनीमिया रोग क्या है? ये पूछा गया है। बात करते हैं इसके आंसर की। तो इस रोग में रोगी के रुधिर में ऑक्सीजन की कमी होने के कारण लाल रुधिर कणिकाएं सिकुड़कर हशियाकार यानी दराती नुमा हो जाती है। बात करते हैं इस रोग के अंदर क्या होता है? हशियाकार कोशिका रक्तहीनता रोग की बात करें तो इसमें रोगी के जो रुधिर में ऑक्सीजन की कमी होती है। किसकी कमी होती है? ऑक्सीजन की कमी होती है, जिसके कारण आरबीसी रेड ब्लड सेल्स यानी कि लाल रक्त जो कणिकाएं, लाल रुधिर कणिकाएं हैं वो सिकुड़कर हशियाकार दातली की आकृति की ये हो जाती है, दराती नुमा हो जाती है, जिससे रोगी की मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? रोगी की मृत्यु। विभिन्न सिंड्रोम के कारण अलग अलग विकलांगताएं प्रकट होती है। क्वेश्चन नंबर 7 की अपन चर्चा करें। प्रमुख जीवाणु जनित रोगों के नाम लिखिए। जीवाणु जनित रोगों के नाम पूछ रहा है। जीवाणु जनित रोग कौन कौन से हैं? तो जीवाणु जनित रोग की बात करूं, इसमें तपेदिक बुखार, हैजा, मियादी बुखार, टाइफाइड, काली खांसी, डिप्थीरिया और टिटनेस आदि प्रमुख रोग इसमें आते हैं। जीवाणु जनित रोग में तपेदिक, हैजा, मियादी बुखार, टाइफाइड, काली खांसी, डिप्थीरिया, टिटनेस आदि प्रमुख रोग इसमें आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की चर्चा करते हैं। शारीरिक विकास के परिप्रेक्ष्य में वृद्धि को समझाइए। एक बालक का जो शारीरिक विकास होता है, इस शारीरिक विकास में उसकी वृद्धि को समझाना है। 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है। इसी क्वेश्चन को अलग तरीके से बात करें तो वृद्धि से क्या आशय है? वृद्धि के बारे में पूछा है और वृद्धि की परिभाषाएं लिखनी है। बात करते हैं आंसर की। तो वृद्धि से आशय, वृद्धि से हमारा तात्पर्य शारीरिक ढांचे में परिवर्तन से है। शारीरिक जो ढांचा है, जो आपकी बॉडी है, उसमें परिवर्तन से क्या है? विकास, वृद्धि से तात्पर्य रहने वाला है। शरीर के किसी पहलू या भाग में जो परिवर्तन होते हैं वो उससे क्या कहेंगे अपन? वृद्धि कहते हैं। बालक के शरीर में जो भी परिवर्तन हो रहे हैं वो किसके कारण हो रहे हैं? वृद्धि के कारण हो रहे हैं। बालक के शरीर की लंबाई का बढ़ना, उसकी चौड़ाई का बढ़ना, उसका वजन बढ़ना, ये सब किसका सूचक है? उसकी वृद्धि का सूचक है। आदि वृद्धि के परिणाम कहलाते हैं। फ्रैंक की बात करें, फ्रैंक ने लिखा है कि परिभाषा पूछे आपको तो परिभाषा के अंदर फ्रैंक की परिभाषा आप याद कर सकते हैं। फ्रैंक ने परिभाषा दी है कि शरीर के किसी पहलू में जो परिवर्तन होते हैं, शरीर के
किसी पहलू में जो परिवर्तन होते हैं उसे ही वृद्धि कहते हैं। फ्रैंक ने कहा कि शरीर के किसी भी पहलू में जो वृद्धि हो रही है वो किसके कारण हो रही है, वो उसकी वृद्धि कहलाएगी। जो भी पहलू में जो वृद्धि हो रही है या परिवर्तन हो रहा है, उसने एक वर्ड दिया यहाँ पे परिवर्तन, परिवर्तन ही क्या कहला रहा है, वृद्धि कहला रहा है। शारीरिक ढांचे या संरचना में परिवर्तन का कारण वृद्धि ही होती है। सोरेनसन ने वृद्धि से अर्थ शरीर का बड़ा और भारी होना बताया है। सोरेनसन के अनुसार शरीर का बड़ा होना और भारी होना, सोरेनसन के दो वर्ड याद रखना है, शरीर का बड़ा होना और भारी होना वृद्धि है। आयु बढ़ने के साथ साथ बालक का शरीर बड़ा और भारी होने लगता है। आयु बढ़ने के साथ साथ बालक का शरीर क्या होता है, बड़ा हो रहा है और भारी होने लगता है। यह वृद्धि किशोरावस्था के अंत तक चलती रहती है। इस प्रकार वृद्धि शरीर में परिमाणात्मक क्वांटिटेटिव परिवर्तनों की परिचायक है। इस प्रकार वृद्धि शरीर में होने वाले परिमाणात्मक परिवर्तनों की परिचायक है। वृद्धि हर समय नहीं होती है। वृद्धि क्या होती है, हर समय नहीं होती है, न ही इसकी गति समान होती है। एक बालक का विकास होता है जो फिक्स, एक स्थिर मात्रा में हमेशा विकास नहीं होता है। एक बालक का विकास धीरे रुकता है, फिर बढ़ने लग जाता है, और किशोरावस्था के अंदर उसका विकास अंतिम रूप से परिपक्व होने की ओर बढ़ता रहता है। बात करते हैं प्रौढ़ अवस्था में परिपक्वता ग्रहण करने पर वृद्धि क्या हो जाती है, रुक जाती है। वृद्धि की बात करें तो उसकी बाल्यावस्था में एक अत्यधिक वृद्धि होती है, उसके बाद किशोरावस्था में होती है, और प्रौढ़ावस्था में आते आते उसकी वृद्धि क्या हो जाती है, रुक जाती है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि बालक के शारीरिक ढांचे, अंगों व भागों में होने वाले परिवर्तनों को वृद्धि कहते हैं। इसके अंदर अपन ने वृद्धि की परिभाषा को पढ़ा, सोरेनसन की परिभाषा को अपन ने देखा, सोरेनसन ने क्या बात बोली उसको समझा, और वृद्धि के बारे में अपन ने जाना। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो गामक विकास से क्या आशय है, क्वेश्चन 2015 में आया हुआ है, क्वेश्चन 2015 में आया हुआ है। गामक विकास, गामक विकास से आशय, मीनिंग ऑफ डायनेमिक डेवलपमेंट, शरीर की विभिन्न मांसपेशियों को नियंत्रित करने की क्षमता, जिस विकास के द्वारा शरीर की जो मांसपेशियां उसको नियंत्रण करने की जो क्षमता आती है वो किसके द्वारा आती है, विकास के द्वारा आती है, वह गामक विकास कहलाता है। शरीर की विभिन्न मांसपेशियों को नियंत्रित करने की जो शक्ति, जो क्षमता आती है विकास के द्वारा आती है, उसे कौन सा विकास कहेंगे, गामक विकास अपन यहाँ कहेंगे। यथा जन्म से पूर्व गर्भावस्था के 3 माह में शिशु की भुजाएं एवं पांव माता के गर्भ से गति करना शुरू करते हैं। फिर जन्म के बाद कुछ सप्ताहों तक गामक विकास अत्यंत तीव्र गति से होता है। बालक के पैदा होते ही जो गामक विकास होता है वो अत्यंत तीव्र गति से होता है। कुछ अंतराल के बाद विभिन्न शारीरिक गतिविधियों में समन्वय स्थापित होने लगता है। बालक के 2 महीने 3 महीने के बाद वो अपने नेत्र का निर्धारण, उनका संतुलन बिठाने लग जाता है। बात करते आगे, एक निश्चित प्रक्रिया के दौरान वह अपनी मांसपेशियों पर नियंत्रण प्राप्त कर लेता है। प्रारंभिक अवस्था में अपने पूरे शरीर पर नियंत्रण प्राप्त करने के स्थान पर शरीर के विभिन्न अंगों पर पूरे शरीर पर नियंत्रण करने के क्रम में क्रमशः पहले नियंत्रण प्राप्त करता है। प्रथम 4 या 5 वर्षों में बच्चे अपने शारीरिक गतिविधियों पर नियंत्रण करने की क्षमता प्राप्त कर लेता है। प्रारंभ के जो 4-5 साल है उसमें बालक अपने पूरी बॉडी पर अपना नियंत्रण स्थापित करना पूरा सीख जाता है, जैसे चलना, दौड़ना, खिलौनों से खेलना। 5 वर्ष की आयु के बाद शारीरिक गतिविधियों में समन्वय की क्षमता विकसित होती है, जैसे फेंकना, पकड़ना, लिखना, उपकरणों का प्रयोग आदि। पहले अपने बॉडी पर पूरा अपनी जो शरीर है उस पर नियंत्रण स्थापित करता है, और 5 साल बाद वो इनसे दूसरी गतिविधियां करने लगते हैं, जैसे बॉल फेंकना, कुछ लिखना, पेंसिल पकड़ना, उपकरणों का प्रयोग करना, ये टोटल चीज वो सीख जाता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर निबंधात्मक प्रश्न की। आ गई यहाँ पे बात, इंपॉर्टेंट लगा लेना निबंधात्मक प्रश्नों को। वृद्धि और विकास में उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट कीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना। क्वेश्चन की बात करूं तो केवल वृद्धि के बारे में आपसे पूछ सकता है, केवल विकास के बारे में आपसे पूछ सकता है, दोनों में डिफरेंस अंतर पूछ सकता है। अंतर आपके 3 नंबर के छोटे क्वेश्चन में भी आ सकता है, लघुत्तरात्मक में भी, और यही क्वेश्चन आपके निबंधात्मक में भी आ सकता है, 6 नंबर में आ सकता है। इंपॉर्टेंट लगा के इसको याद कीजिएगा। बात करते हैं वृद्धि और विकास में अंतर, डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सबसे पहले अपन बात करते हैं वृद्धि की, ग्रोथ की। वृद्धि से तात्पर्य शारीरिक ढांचे में परिवर्तन से है। सबसे पहले अपन बात किसकी कर रहे हैं, वृद्धि की, ग्रोथ की यहाँ पर अपन चर्चा कर रहे हैं। वृद्धि से तात्पर्य क्या है, शारीरिक ढांचे में जो परिवर्तन हो रहा है उससे अपन वृद्धि मानते हैं।
प्रौढ़ अवस्था में परिपक्वता ग्रहण करने पर वृद्धि रुक जाती है। जो वृद्धि होती है किशोर अवस्था खत्म होने के बाद जो प्रौढ़ावस्था आती है उसमें क्या होती है, वृद्धि रुक जाती है, लेकिन विकास ऐसा नहीं होता है। ठीक है, बात करते हैं वृद्धि शरीर में परिमाणात्मक परिवर्तनों की परिचायक है। क्या है? परिमाणात्मक परिवर्तनों की परिचायक है। वृद्धि से बालक के हाथ पैर लंबे हो जाते हैं। हाथ पैर क्या होते हैं? लंबे होते हैं, उसका वजन बढ़ जाता है और आकार व अनुपात में परिवर्तन हो जाता है। वृद्धि की बात करते हैं, वृद्धि का मापन किया जाता है। वृद्धि का क्या किया जाता है? मापन किया जाता है, लेकिन विकास का मापना संभव नहीं है। दोनों में अपन डिफरेंस करते हैं। वृद्धि सदैव नहीं होती है। वृद्धि क्या होती है? सदैव नहीं होती है। एक समय बाद वृद्धि रुक जाती है और न सदैव एक ही गति से होती है। वृद्धि जो होती है ना तो एक गति से होती है, एक गति भी नहीं रहती है, और एक समय बाद क्या हो जाती है? वो रुक जाती है। दोनों चीजें ध्यान रखना। वृद्धि की क्रिया आजीवन नहीं चलती है। परिपक्वता ग्रहण करने के साथ साथ वह क्या होती है? समाप्त हो जाती है। वृद्धि एक तरह से संपूर्ण विकास प्रक्रिया का एक चरण है। क्या है? एक जो विकास है उसका एक चरण क्या है? वृद्धि है। बात करें अपन तो जो वृद्धि है उसका एक संपूर्ण क्षेत्र है, उसमें से एक भाग क्या है? केवल वृद्धि है। तो वृद्धि को अपन यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं। बात करते हैं अपन विकास की, यानी कि डेवलपमेंट की अपन बात करने वाले हैं। विकास से तात्पर्य बालक में होने वाले संपूर्ण परिवर्तनों से। बालक में सामाजिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, जितने भी विकास होते हैं सब मिलाकर किस में आ जाएंगे? विकास में आएंगे। और वृद्धि में केवल एक शारीरिक विकास को अपन इसमें लेते हैं। विकास की प्रक्रिया गतिशील होती है, प्रगतिशील होती है, हमेशा चलती रहती है, आजीवन चलती रहती है। आदमी जब तक मरेगा नहीं तब तक विकास चलता रहता है। बात करते हैं आगे विकास बालक में। विकास बालक में विकास बालक में गुणात्मक परिवर्तनों का परिचायक है। किसका परिचायक है? गुणात्मक का। विकास किसका परिचायक है? गुणात्मक परिवर्तनों का परिचायक है। वहीं मैं बात करूं वृद्धि का, तो वृद्धि किसका था? मात्रात्मक। उसको अपन माप सकते थे, और ये किसका रहने वाला यहाँ पर? गुणात्मक। वृद्धि मात्रात्मक है और विकास आपका क्या है? गुणात्मक है। विकास से बालक के हाथ व पैरों की कार्यक्षमता, कार्यकुशलता बढ़ती है। विकास से बालक के जो हाथ पैर की जो कार्यक्षमता है, उसकी कुशलता है, वो क्या हो जाएगी? बढ़ने लग जाएगी। विकास के परिवर्तनों का मापन नहीं किया जा सकता। वृद्धि का मापन किया जा सकता था, और यहाँ पर अपन विकास की बात करते हैं, यहाँ मापन नहीं किया जा सकता। इसको केवल गुणात्मक माध्यम है, वो एक मात्रात्मक माध्यम यहाँ पर रहने वाला है। विकास का एक क्रम होता है। विकास का क्या होता है? एक क्रम होता है। इसकी खुद की एक अवस्थाएं होती है। विकास एक सतत प्रक्रिया है, कंटिन्यू चलने वाली चीज है। विकास सतत प्रक्रिया है। विकास कंटिन्यू चलेगा। जब बच्चा जन्म लेके, यानी कि बच्चा जो गर्भ से लेकर जीवन भर चलने की प्रक्रिया रहने वाली है विकास, यह आजीवन चलती रहती है। विकास शब्द अपने आप में एक विस्तृत अर्थ रखता है। क्या रखता है? एक विस्तृत अर्थ रखता है। इसमें आपके संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास, शारीरिक विकास, टोटल चीज को मिलाकर किसका निर्माण होगा? विकास का निर्माण यहाँ पर होने वाला। यह व्यक्ति में होने वाले समग्र परिवर्तनों को इकट्ठे रूप में व्यक्त करता है। ये मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों को मिक्स करके जो परिवर्तन आता है, गुणात्मक मात्रात्मक दोनों को मिला के जो आने वाला है, उसे अपन विकास में समझ सकते हैं, जो एक विस्तृत अर्थ रखता है और समग्र परिवर्तनों को इकट्ठा करने का काम करता है। जो एक मानव पूर्ण रूपेण जो आता है तो वो उसको विकास के द्वारा आता है। ठीक है, और जो शरीर का बढ़ना, मोटा होना, एक केवल एक वृद्धि का सूचक रहने वाला है। बात करते लास्ट क्वेश्चन आज का निबंधात्मक प्रश्न, स्थूलगामक कौशल से क्या अभिप्राय है? स्थूलगामक कौशल के अंतर्गत आने वाली गतिविधियों का वर्णन कीजिए। किन्हीं 6 का क्वेश्चन आया हुआ है 2019 में। इसी क्वेश्चन को अलग तरीके से पूछा गया है। सूक्ष्म गामक कौशलों को समझाइए। एक स्थूलगामक कौशल का आया हुआ है, एक सूक्ष्म गामक कौशल का यहाँ पर आया हुआ है। इसी क्वेश्चन को तीसरे तरीके से बात करें तो गामक कौशलों के विकास का विस्तृत उल्लेख कीजिए। उत्तर की मैं बात करूं तो गामक कौशलों का विकास, गामक कौशल केवल शारीरिक क्रिया या गामक विकास का परिणाम नहीं है, बल्कि विभिन्न स्नायु तंत्र के संचालन का संयुक्त परिणाम है। कौशलात्मक गामक विकास के संयुक्त जटिल प्रक्रिया है, जिसमें निरंतर त्रुटियों के बाद उत्तरोत्तर सुधार होता है। त्रुटियों के बाद क्या होता है? उत्तरोत्तर सुधार होता है। बच्चों के विद्यालय जाने से पूर्व के वर्ष गति, बल और समन्वय में वृद्धि के कारण विशिष्ट होते हैं। इस समय उनकी हड्डियां मुलायम और शरीर कैसा होता है? लचीला होता है, जिससे वे अधिक कौशल सीखने के लिए समर्थ होते हैं। वे नए नए कौशल सीखते हैं और निरंतर
उनका अभ्यास करते रहते हैं। इन कौशलों के प्रयोग से बच्चे अपने वातावरण को समझ पाते हैं। गामक जो कौशल है उसको अपन दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो स्थूल गामक कौशल में, पहला है स्थूल गामक कौशल और दूसरा है सूक्ष्म गामक कौशल। अपन बात करते हैं पहले स्थूल गामक कौशल की। इन गतिविधियों में शरीर के समस्त अवयव काम में आते हैं। जो स्थूल गामक कौशल है इसमें शरीर के समस्त अवयव काम आते हैं। यह क्रिया जीवन पर्यंत चलती रहती है। जो स्थूल गामक कौशल की जो क्रिया है ये जीवन पर्यंत चलती रहती है। इस विकास के फलस्वरूप बच्चे शारीरिक गतिविधियों में नियंत्रण करना, समन्वय सीखते हैं, जिससे बच्चे गतिविधियों कर पाने में और शारीरिक संतुलन बनाने में, गति एवं नियंत्रण कर पाने में समर्थ हो जाते हैं। जैसे सिर को ऊपर उठाना, ये किसमें आएगा? स्थूल गामक कौशल में। अंगुलियों को खोलना, बंद करना, बैठना, लुढ़कना, खिसकना, खड़ा होना, चलना, दौड़ना, कूदना आदि और पैरों से प्रहार करना, छलांग लगाना, ये सब किसमें आएगा? आपके स्थूल गामक कौशल में आएगा। इसमें बात करें आगे उछलना, पलटी लगाना आदि इन गतियों का विकास क्रमबद्ध रूप से होता है। किसमें होता है? स्थूल गामक कौशल में। बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की, तो सिर को ऊपर उठाना, नेत्र गति, मुस्कुराना, हंसना, सिर को ऊपर की ओर उठाना आदि प्रयुक्त मांसपेशियों का विकास शिशु में जल्दी हो जाता है। धीरे धीरे 6 माह की आयु में बच्चे बैठकर बिना सहारे के अपने सिर को इधर उधर घुमा सकते हैं। दूसरा पॉइंट याद करना आपको, धारण शक्ति। एक नवजात शिशु में धारण क्रिया शुरू हो जाती है। वह अपनी अंगुलियों को खोलता है और बंद करता है। 6 माह में वह वस्तु पकड़ने का प्रयास करता है और 2.5 वर्ष की आयु तक उसका हल्की वस्तु को पकड़ने की क्षमता आ जाती है। इनको एक एक बार रीडिंग कर लेना आप। बात करते हैं थर्ड पॉइंट की ओर, तो बैठना। जन्म के समय बच्चा शरीर को इधर उधर नहीं घुमा सकता, परंतु 4 माह का बच्चा क्या कर सकता है? बैठने का प्रयास करता है। अगला पॉइंट देखे, चौथा पॉइंट, तो लुढ़कना और सरकना, घुटने के बल चलना। ये पॉइंट को आप ध्यान रख लीजिएगा और इनके अंदर 2 से 3 लाइनें आप लिख सकते हो। इन क्रियाओं के लिए यहाँ आवश्यक है कि उसकी मांसपेशियां भली भांति क्या हो? विकसित होनी चाहिए। लुढ़कने के लिए, सरकने के लिए, घुटने के बल चलने के लिए। बात करें अगले पॉइंट की ओर, तो खड़ा होना व चलना। बालक का खड़ा होना चलना, यानी 7 व 8 माह का बच्चा सहारा लेकर खड़ा हो सकता है। 10 से 15 माह की आयु के दौरान बच्चे बिना किसी सहारे के चलना शुरू कर देते हैं। 16 से 18 माह के होने पर चलते हुए खिलौने व अन्य हल्की वस्तुओं को उठा लेते हैं और स्वयं चल पाने की योग्यता बच्चों में आत्मनिर्भरता पैदा करती है। क्या पैदा करती है? आत्मनिर्भरता पैदा करती है। पॉइंट नंबर 6, लांग कर चलना व चढ़ना। 18 माह की आयु के बाद, 1.5 साल के बाद, आसपास के छोटे मोटे इधर उधर के खिलौनों को हटाकर चलने के बजाय उनको लांग कर चलता है। बात कर रहे आगे पॉइंट नंबर 7 की, पकड़ना। 3 वर्ष के बच्चों को गेंद फेंकने और पकड़ने वाले खेल अधिक रुचिकर लगने लगते हैं। गतिशीलता बच्चों को खोज करने के अवसर प्रदान करती है और गतिशीलता से संतुलन और समन्वय बेहतर होता है। जब वे वस्तुओं को एक दूसरे के ऊपर रखते हैं तो और उन्हें धकेलते हैं। ठीक है, बात करते हैं अपन आगे सूक्ष्म गामक कौशल की। सूक्ष्म गामक कौशल की मैं बात करूं तो सूक्ष्म गामक कौशलों का विकास लगभग 4-5 वर्ष की अवस्थाओं में इसके उपरांत होता है। सूक्ष्म गामक कौशल कब होता है? लगभग 4-5 वर्ष की जो अवस्था होती है इसके उपरांत होता है। बच्चे के सीखने व विभिन्न प्रयासों में वस्तुओं को उठाने, पकड़ने और जांच परख करने की क्रिया के साथ साथ खाने पीने, वस्त्र पहनने, लिखने, फेंकने, खिलौनों का प्रयोग करने क्रियाएं भी सम्मिलित होती है। सूक्ष्म गामक कौशल की अपन बात करें तो लगभग 4-5 वर्ष की अवस्था के बाद इसका उपरांत होता है। कैसे कैसे होता है, इसमें क्या क्या क्रिया करता है? तो इसमें खाने पीने की, वस्त्र पहनने की, लिखने, फेंकने, खिलौनों का प्रयोग करने की क्रियाएं भी इसमें सम्मिलित होती है। 18 से 36 माह की अवधि के दौरान बच्चे अपने हाथों का प्रयोग अधिक कुशलता से कर सकते हैं। वे अब छोटी छोटी वस्तुओं को बेहतर ढंग से उठा सकते हैं, पकड़ सकते हैं। ये किसमें आएगा? आपके सूक्ष्म गामक कौशल में, जो 4-5 वर्षों की आयु के बाद ये होता है। बात करते हैं इसमें फेंकने की वस्तु जो आती है वो 3.5 से 5 साल के बाद आपको यहाँ आने वाली है। इसके बाद इसमें आती है पकड़ने की वस्तु है जो 18 से 24 माह के बीच यहाँ पर आने वाली है। खाना पीना 3 वर्ष तक के वे बिना गिराए खाना खा सकते हैं और पानी पी सकते हैं।
खाना पीना जो 3 वर्ष के बाद यह बालक कर सकता है। लिखने की बात करें तो 18 से 36 माह के बच्चों को कागज पर रंगीन पेंसिल की गतिविधियों में आनंद आता है और विद्यालय से पूर्व की अवस्था में प्रवेश करते ही बच्चे अपनी लिखवाई को नियंत्रण करने का प्रयत्न करते रहते हैं। इसी के साथ आपकी जो चौथी यूनिट है वो भी यहाँ पर कंप्लीट होती है। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके जितने भी कोचिंग कॉलेज के जो साथी है उसमें अपने चैनल को शेयर करें। वंदे मातरम।